जाति के नाते जो मकान आवंटित था, उनको लगता है कि बहुत छोटा है, या तो उनको नींदें नहीं आई होगी या और कोई कारण रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने मकान के बगल में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान हमारे सांसद के मकान को तोड़कर एक नया सुसज्जित मकान बनवाया और वो 6 महीने के अंदर महज तैयार हो गया। तो ये भेदभाव क्यों? जिसने आपकी पार्टी को एक बहुत बड़ा स्थान दिया, उस आदमी के स्मारक को आज तक आपने नहीं बनाया, और दूसरी तरह अपनी व्यवस्था के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए आप अपने मकान को 6 महीने के अंदर बना। तब मुझे लगा कि मुझे माननीय कमलनाथ जी के साथ जाना चाहिए। मैं किसी प्रकार की पद को लेकर, किसी बात को लेकर कभी संगठन के पास नहीं गया, ना मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि कमजोर व्यक्ति ही शिकायत करता है। मैं अपने आप को कमजोर न पहले मानता था न आज मानता, लेकिन अपनी इस पिता की विरासत को संभालने के इसके अलावा और कुछ काम हुए जो मेरे मन में लगातार कचोटते रहे। जैसे कि आपको पता होगा कि नगरीय निकाय में बहुत बड़ा घपला हुआ, 19.5 करोड़ रुपए। लगातार मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, संगठनकर्ताओं को अवगत कराता रहा कि इतना बड़ा घपला हमारी बागली विधानसभा में हो गया। बागली की जनता को मैं ये जानता हूँ कि पूरे विश्व में एकमात्र बागली ऐसा विधानसभा रहा होगा जिसकी जनता ने ईमानदारी को वोट दिया। मैं जानता हूं कि बागली में काम वो नहीं हुए जो होना चाहिए, लेकिन जोशी जी ईमानदार है, जोशी जी झूठ नहीं बोलते। इसको लेकर बागली की जनता ने 1 नहीं 8 बार जोशी जी को विधानसभा में पहुंचाया। उस ईमानदारी की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उठी और मैंने वो उठाने का प्रयास किया, तो आधी बीजेपी मेरे खिलाफ नहीं। तीसरा, आप सबको पता होगा कि उदयनगर में जहाँ जोशी जी 50 साल तक जिस दुकान पे बैठे थे उस दुकान को ध्वस्त कर दिया। काटाफोर में जिस दुकान पे बैठे थे उस दुकान को ध्वस्त किया। और तो और हाटपिपलिया के केड़ोत गांव में जहाँ से सम्मानीय विधायक जी आते हैं, उस गांव में जनसंघ के जमाने के कार्यकर्ता जो विकलांग था उसकी गुमटी को हटाने को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया और उसको हटाया। जब जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंचाई जा रही और जिम्मेदार इन बातों को प्रयास नहीं कर रहे, तब मेरा प्रयास ये हुआ कि इन लोगों के साथ जो जाती हुई है उसके लिए मुझे लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं घर बैठ जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। बाद में मुझे लगा कि पार्टी के सब लोगों ने मुझे बुलाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि अब वो स्थिति नहीं है जिसमें मैं वापस लौटूं। इसलिए मैं कल 11 बजे के आसपास भोपाल में माननीय कमलनाथ जी के बंगले के समीप एक जगह, जो कि प्रतीकात्मक रूप से हम काम करते आए हैं, आपने देखा होगा कि मैं कभी पोस्टर, बैनर, झंडा, डंडा इनकी पॉलिटिक्स में नहीं रहा हूँ। इसी कारण से हम वहाँ पर कुछ हमारे साथी जो आदिवासी हमारे पुराने हैं, बंजारे हमारे पुराने हैं, जो हम लोगों के निरंतर साथ देने वाले लोग हैं, प्रतीक के तौर पे वो कुछ लोग और भोपाल के मेरे कुछ मित्र, क्योंकि मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ। सम्मानीय आरिफ अकील मेरे राजनीति में उस्ताद रहे, मैं तो उनको उस्ताद ही कहता है, उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई थी। उनके कुछ साथियों के साथ मैं कल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के घर पर अपने पिता के फोटो को लेकर जाऊंगा, क्योंकि पिता मेरे हैं। पार्टी के नीति सिद्धांत को बनाने वाले जरूर हैं, लेकिन उनके पुत्र होने के नाते मेरे सबसे नज़दीक है और मैं इस नाते से उनके उस चित्र को लेकर कमलनाथ जी तक जाकर यही निवेदन करूंगा कि आप इस चित्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी में इस चीज़ को सम्मिलित करते हुए मुझे अपना स्थान देने का प्रयत्न करें। मैं किसी प्रकार के चुनाव, टिकट, वादे, किसी चीज़ से भी कमलनाथ जी को बांधना नहीं चाहता। लोगों ने कहा है कि आप चुनाव में टिकट नहीं मांग रहे, आप कुछ मांग नहीं रहे। मैंने कहा मैंने पहले मांगा था ना आज मांगा। हालांकि जाति से ब्राह्मण हूँ, जाति का स्वभाव मांगना होता, लेकिन फिर भी मैंने जाति के स्वभाव को दिखाने का प्रयास नहीं किया। ब्राह्मण हमेशा मांग सकता है, लेकिन मैंने कभी मांगने का प्रयास नहीं। पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार का प्रयत्न किया, चाहे देवास जिला हो चाहे बाहर का हो, जिन जिन भवनों का निर्माण, जिन भवनों का शिलान्यास मेरे मंत्रिमंडल के कार्यकाल में हुआ, उन पे अपने पत्थर जरूर लगाए, लेकिन मुझे आमंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। मुझे लगता है देवास जिले में तो मैं पार्टी के लिए एक तरीके से इस प्रकार का व्यक्ति हो गया। अगर मैं पार्टी के किसी कार्यक्रम में पहुंच जाता था तो लोगों को लगता था ये आ क्यों गया है। तो ऐसे तत्वों के साथ बैठना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो मुझे भाता ही नहीं है, जो मुझे नहीं पसंद करता, तो मैं उनके बीच जाके क्यों बैठूं। इसलिए मैं उस काम को छोड़ते हुए माननीय कमलनाथ जी के साथ जुड़कर आगामी समय की रणनीति तैयार करने का प्रयत्न करूंगा
और पूरी कोशिश होगी कि हमारा देवास जिला जो मेरी पिताजी की सुचिता की राजनीति का प्रतीक बना हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आए थे साउथ के, वो मेरे घर जब मैं विधायक भी नहीं था, कुछ नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता था, उसने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि देवास में आपकी पुष्टि हुई तो 2 लोगों से जरूर मिलना। जब 2 जगह जरूर जा रहा, एक कुमार गंधर्व वहाँ रहते हैं, दूसरे कैलाश जी। एक सर्कस आया था केरल का, उसके मैनेजर मुझे ढूंढते आए थे। उन्होंने कहा था हमारे मालिक ने कहा है कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो देवास में कैलाश जोशी जी रहते हैं, उनके परिवार को पूरे टाइम के निःशुल्क पाल। तो मेरे पिताजी की सुचिता केरल तक है, कर्नाटक तक है, आंध्र तक है। तो उस सुचिता को बढ़ाए रखने का जो उन्होंने जन जागरण के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो काम किया, उनके साथ जुड़कर मैं आगामी अपनी राजनीति सफर पूरा करने का प्रयत्न करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि अपने देवास जिले को जो कमियां कहीं न कहीं परिलक्षित होती है मेरे दिमाग से, मैं किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन सुचिता की राजनीति का मैं आज भी वादा करता हूं कि जो जोशी जी ने मेरे को विरासत में दिया है। आप सब लोग देख रहे हैं कि कैलाश जोशी जी का ये जो मकान है, जो पुराने साथी वो जानते हैं कि 3 कमरों का मकान उनके नाम पर है, बाकी उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। उनकी जो 20 बीघा जमीन उनके पिताजी ने उनको दी थी, उसमें 10-10 बीघा की जमीन कर दी, 10 इंच जमीन उन्होंने बढ़ाई। मैंने भी अपनी 10 बीघा की जमीन में 10 इंच जमीन नहीं बढ़ाई। एक विधायक के नाते जो मकान मिलता है, उस मकान में मैंने वहां पर लिया, बाकायदा किस्तों से उसका आवंटन होता है। आज मेरे पास स्वयं की 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, जोशी जी ने मुझे कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं दी, कोई संपत्ति नहीं दी। इस नाते से एक जो साफ सुथरी राजनीति होना चाहिए, मुझे लगता है आज की तारीख में बिना लिए दिए कोई काम नहीं। भ्रष्टाचार की बेतरनी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मेरे ख्याल से गरुड़ पुराण जो हमारे यहाँ होता है, उसमें इसका एक चैप्टर कहीं न कहीं जुड़ जाएगा कि भ्रष्टाचार करने वाले, इतने खाने वालों को ये मिलेगा, उतने खाने वालों को ये मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, भ्रष्टाचार के साथ अत्याचार रुकना चाहिए। क्योंकि अभी मेरे पास परसों एक जमीन का मामला आया जिसमें कलौता समाज के हमारे दरियाव सिंह धनोरा गांव के रहने वाले हाई कोर्ट से स्टे है, लेकिन तहसीलदार और डीआई उनसे 50-50 हजार रुपए मांग रहे हैं। वो मांग के कह रहे हैं कि तुम 50,000 रुपए दे देगा तो तेरा कर देंगे, नहीं तो हमको सामने वाले पैसा देना उसके नाम कर। उसके नाम उसको जबरदस्ती जाके कब्जा दिलवाते। एक बुढ़ा आदमी जो 60-65 साल का कैसे अपनी जमीन की रक्षा कर सकता है? मुझे भी लगता है कि मैं भी उनकी मदद करने में अक्षम था, क्योंकि मैं सड़क पे नहीं उतर सकता, पार्टी की मर्यादा में बंधा था। लेकिन आज उसके लिए अगर सड़क पर उतरना है तो उसकी तैयारी भी मैं करके रहूंगा और पूरी सुचिता की एक प्रतीक राजनीति के रूप में काम करने का प्रयत्न करूंगा। लगातार आपकी उपेक्षा हो रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और आपके निशाने पे पूरे समय मुख्यमंत्री जी है, तो क्या मानते हैं आप, इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री अगर जैसे कि किसी ने कहा है कि गाली भी बॉस की और ताली भी बॉस की, जब ताली आप लेते हो तो गाली भी आपकी है, गाली भी आपको लेना चाहिए, बिल्कुल गाली आपको लेना चाहिए। पिछले 2 साल से देवास में भी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी उपेक्षा देखी गई। मुझे बुलाया नहीं गया ना, मैं बताता रहा हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया। जब कार्यक्रम में बुला नहीं जाएगा मैं जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करता। कल आपने एक पत्रकार को ये बोला था कि मुझे आतंकवादी समझा गया, क्या मुझे लगता था कि भाई मेरे साथी मुझे ऐसा घूर के देखते थे, बात तो करना दूर है, लेकिन मुझे लगता था वो दूर से अगर वो आसपास देखता था कि फलाना उनको देख नहीं ले, अगर देख लेंगे तो मतलब डर के मारे वो मुझे नमस्कार भी करना चाहता था तो नमस्कार नहीं करता। क्या आपको आशंका थी कि प्रदेश का संगठन और सत्ता कहीं इशारे पे हो रहा है, कहीं न कोई शेयर हो। भैया आपने पिता पुत्र की बात करी, चूंकि आपके पुत्र अभी भी संगठन की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा पिता पुत्र अभी बालिग है, मैच्योर है और साइबर लॉ में उसने डिप्लोमा किया है एलएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से। उसकी राजनीति बहुत सीमित है, आज की तारीख में उसकी राजनीति कोई बड़ी नहीं है। मैं राजनीति के पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जान पहचान के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका हूँ, इसलिए मैं एक अपनी विचारधारा को उसमें थोपूं ये ठीक नहीं है, लेकिन कामों के द्वारा उसको अपने साथ खिलाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी और मैं आज नहीं तो कल से लेके आऊँ। भैया आपने कहा था कि आपको पुलिस के द्वारा भी फंसाने का प्रयास किया गया, इसका खुलासा भविष्य में करेंगे? देखिए, देवास के कुछ स्थानों में एक प्रकार के विशिष्ट टीआई नियुक्त किए गए। बागली विधानसभा में 4 साल के अंदर 10-10 टीआई बदले, आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना। उदयनगर थाना, सतवास थाना, कांटाबोर थाना, बागली थाना, 10-10 टीआई 4 साल में बदले गए। लेकिन हाटपिपलिया के 3 थानों में
एक ही प्रकार के टीआई जमे हुए और एक केस इन तीनों थानों में से एक जगह लंबित है। उस केस का खुलासा कोर्ट के माध्यम से होगा, क्योंकि माननीय न्यायालय पे मुझे भरोसा है। और मैं तो दावे से ये सामने वाले नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, जिस दिन वो कोई केस का निर्णय उनके विरुद्ध होगा, या तो वो अपनी सारी संपत्ति जनता को समर्पित कर दे, तो अगर वो हार गया तो मैं उनको जनता को अपनी संपत्ति। भैया कुछ डॉक्यूमेंट हमको विधायक मनोज चौधरी ने भेजे हैं, उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जो कैलाश जोशी जी का जो स्मारक बना है वो बीजेपी के काले में बना है और उन्होंने ही बनाया है, उनका ऐसा दावा है उसमें। आप देख लेना बीजेपी काले में बना है क्या? अभी आपका संवाददाता होगा, पूछ लो बन गया क्या? मेरा ये थोड़ी कहना बना नहीं, किसके कार्यकाल में बना, किसके कार्यकाल में नहीं बना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसको सलाह नहीं किया था, लेकिन बना नहीं ना। बन जाता तो मुझे क्या। शेखावत जी कह रहे हैं अवैध कार्यों का गढ़ बन चुका है मध्य प्रदेश, क्योंकि देवास जिला भी उससे अछूता नहीं है। नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि भूमाफिया कहलाए, जनप्रतिनिधि कॉलोनाइजर कहलाए, जनप्रतिनिधि माइनिंग माफिया कहलाए, क्या ये सब तो ठीक है? मैं भी बागली का विधायक रहा, मैं भी 5-10 साल हटिया का विधायक रहा हूँ, लेकिन मेरे आगे तो संज्ञा नहीं लगी। आज बहुत से लोग हैं जो राजनीति में काम करते हैं, उनके आगे संज्ञा नहीं लगी। लेकिन माइनिंग में आप विधायक इन्वॉल्व हो रहा, कॉलोनाइजर में विधायक इन्वॉल्व हो रहा, सट्टे जीवन में विधायक इन्वॉल्व हो रहा, उसकी जिम्मेदारी किसको? क्या मानते हैं आप? पार्टी के बड़े नेता जो है वो मुखर होने लगे, भंवर सिंह मिश्रा जैसे आप, क्या वजह क्या है इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं राजनीति में किसी मकसद को लेके नहीं आया। मैं राजनीति में इसलिए आया था कि मैं जब से फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया था, मेरी रैगिंग इसलिए हुई थी कि मैं जनसंघ नेता का लड़का, उस समय कांग्रेस का ये 81 की बात है। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस रैगिंग व्यवस्था को मैं खत्म करूंगा, और मैंने वो मुकाम हासिल करके लोगों को दिखा दिया मीडिया कॉलेज से, उस कॉलेज में जहाँ कांग्रेस की राजनीति अखंड रूप से पाई जाती है। तो मैंने अपने प्रयासों के माध्यम से करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये जो हालात वर्तमान में है, आज नहीं तो कल जिस प्रकार की व्यवस्था हम जनता को दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का आज का बयान भी आप इशारे के रूप में समझ। माननीय भंवर सिंह जी शेखावत हमारे पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। सत्यनारायण सत्तन जी ने अपनी बात रखी, कौन व्यक्ति नहीं रख रहा? क्या कारण? अब मुखर क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है? दिशा ही नहीं क्या? भाई मुझे लगता है कि 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने शुरुआत की, हो सकता है क्रांति का जनक मैं हो जाऊं। एक अहम सवाल है जोशी जी, एक अहम सवाल है कि आप जब कांग्रेस में जा रहे हैं तो देवास की जो 5 विधानसभा सीटों पे क्या इस पे असर पड़ेगा? देखिए, पड़े नहीं पड़े, मेरे बड़ी संख्या में समर्थक हैं और मैं जानता हूं कि उन समर्थकों को मैं उजागर भी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस पार्टी के साथ में हूं मैं उसके साथ ईमानदारी से करूं, और मेरी पूरी प्रयास होगी कि ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खातों में जाए। और मैंने स्वयं ने कहा, अगर पार्टी को मुझे दाव पे लगाना है तो मैं बुधनी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर पार्टी मुझे आज निर्देश दे देगी 2-4 दिन के अंदर, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हो सकता है बुधनी का निर्णय भी बहुत बड़ा परिवर्तनकारी हो जाए। भाई साहब, कैलाश जोशी जी आपके पिताजी ने पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। इस परिस्थिति में क्या आपके ऊपर प्रेशर है कांग्रेस की तरफ से? किन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अभी तक आपसे संपर्क साधा? मेरे बीजेपी के सब लोगों ने किया, मैं नाम नहीं बताना। मुख्यमंत्री जी ने कोई बातचीत की? मुख्यमंत्री जी ने कोशिश कर ली, अध्यक्ष जी ने कोशिश कर ली, राष्ट्रीय नेताओं ने भी कोशिश की, कुछ हमारे अनुषंगिक संगठन के लोगों ने कोशिश की, कुछ मित्र यारों ने कोशिश की। आलोक संजर मेरे प्रदेश के जो भोपाल के सांसद रहे, अभिन्न मित्र रहे, उनको काफी तादाद में लगातार प्रयत्न करने की कोशिश की। मेरे कुछ मित्र भी हैं जो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं आज भी, उनसे भी कोशिश की। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा सिर्फ एक मान सम्मान की लड़ाई है, वो भी पिताजी के प्रति। मेरा मान सम्मान मुझे कतई नहीं चाहिए। या मुख्यमंत्री जी का कोई मैसेज आपको किसी के माध्यम से मिला क्या? काफी मैसेज आए, लेकिन क्या कहना पड़ रहा है? मैंने पिछली 3 तारीख के बाद से मैसेज बंद कर दिए, क्योंकि अगर उनको मेरी या मेरे पिताजी की कोई जरूरत होती तो जिस दिन मैंने पहला मुद्दा उठाया था उसी दिन वो नामकरण और शिलान्यास का काम शुरू कर दिया। यानी आपकी उपेक्षा जानबूझकर की जा रही थी, ऐसा मुझे लगता है। भैया रघुनंदन शर्मा जी ने भी एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले और आपसे आग्रह किया है कि आप बने रहो। आखिरी मर्तबा। देखिए, रघु जी मेरे बहुत आदरणीय है
और मेरे पिताजी के ये कहा जाता है कि वो बहुत अभिन्न सहयोगी रहे। मैं किसी के कहने पे कहीं मिलने नहीं गया, सिर्फ रघुनंदन शर्मा जी के कहने पे मिलने गया था। और वो भी इसलिए कि मुझे लगा कि मैं भोपाल गया था थोड़े समय के लिए, और वहाँ गया था जिस स्थान पे मैंने राजनीति का मंच जमाया था, हमीदिया कॉलेज। मुझे एक याद सता रही थी कि उस कॉलेज पे जाऊँ, उस कॉलेज की मिट्टी को एक बार नमन करूँगा, क्योंकि वहीं शिवराज सिंह चौहान और हमने साथ काम किया। उस समय शिवराज सिंह चौहान संगठन करता थे, मैं प्रतिनिधित्व काम करता था। मुझे तो ये लगता है कि मैं हीरो था और वो जीरो थे। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता था कि आ जाइए शिवराज जी, इसी पिच पे अपन लोग मुकाबला कर लेते हैं, क्यों अपन जनता जनार्दन कार्यकर्ताओं को परेशान करें। आमने सामने का मुकाबला इसी मीडिया कॉलेज में लड़ लेते हैं, जनता आपका साथ दे, आप जीत जाना, जनता मेरा साथ दे, मैं जीत। भैया जिस तरह से आप बात करें कांग्रेस में, इसके पहले आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं? नहीं देखिए, आंसू इसलिए आ रहे हैं कि पिताजी की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी जिस मुझसे दी थी, मेरे हाथ में थी, वो मैं निभा नहीं पाया, और मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। दूसरा, उन परिवारों के प्रति मुझे चिंता है जो चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है गाय बगाए उनको मेरा निर्णय बुरा लग रहा होगा, लेकिन उन्हीं परिवारों को बचाने के लिए आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ईश्वर उन सब हमारे प्रेरणाकर्ताओं को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में मेरे पिताजी के सहयोगी रहे, वो सब मेरे माता पिता, मेरे सहयोगीगण जो आज कहीं न कहीं ऊपर से मुझे देख रहे, वो मुझे इतनी ताकत दे कि मैंने उनकी इस लड़ाई को लड़ पाऊं। कल किस तरह से आप कमलनाथ से मिलेंगे? भैया अंतिम एक सवाल ये भी था कि जो केंद्रीय नेतृत्व का कल भी आपके संपर्क हुआ, अरुण सिंह जी ने भी आपसे संपर्क करा, तो उनका दिल्ली भी बुलावा था, तो वो भी अब अस्वीकार है आपको? नहीं, मैं कहीं नहीं जाना वाला, कहीं नहीं आने वाला। मैंने अपना निर्णय बता दिया, क्योंकि निर्णय पलटने वाला आदमी, मैं तो यही मानता हूँ, किसी ने कहा है कि आप किसी रास्ते पे चलते हो और उस रास्ते से वापस लौटते हो तो आपको दुगना समय पार करना पड़ता है, क्योंकि जितना समय आपने वापस लगाने में लगा दिया उतना समय वापस आपको जाना है। जब मेरी मंजिल ही नहीं है वो, तो मैं उस रास्ते पे क्यों जाऊँ? भैया बरसों बरस आपने बीजेपी में काम किया है, पूरा जीवन दिया है, आपके लिए भावुकता वाला पल एक तरह से, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, निश्चित रूप से होता है। मैं कह रहा ना, मैं अपने आप को कई असहज महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को देखने के बाद कि जिनकी चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी, जिसको हमने कुछ नहीं दिया, अगर उनको बुरा लगता है कि वो कहेंगे कि दीपक भैया इसलिए चले गए, लेकिन मैं किसी पद प्रतिष्ठा के कारण नहीं गया। मैं अपने पिता की उस विरासत को, जिसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी पुत्र होने के नाते, क्योंकि विरासत का लाभ सबसे ज्यादा मुझे मिला, आज उस लाभ को अगर मैं पिताजी को लौटा नहीं पाऊँ तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि आज मेरी पत्नी की पुण्यतिथि भी है, तो ऐसे अवसर में मैं यही कर सकता हूँ कि परिवार के साथ और समाज के साथ मिलकर उनकी इस विरासत को संभालने की। आपने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो बुधनी से ही, तो बुधनी क्यों? नहीं देखिए, मैं लड़ना चाहता हूँ तो किसी विशेष के आदमी के खिलाफ, मैं कोई पद के लिए नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अगर पार्टी को लड़ाना है तो उस असुरक्षित सीट से लड़ाए जिसपे की कोई बंधनदार है। 2023 के चुनाव में अब 6-7 महीने को बचे हैं, क्या लगता है देवास की 5 विधानसभाओं पर आपके चले जाने से अब भारतीय जनता पार्टी को कितना असर पड़ने वाला है? नहीं देखिए, असर पड़े नहीं पड़े, मैं अपना काम करूंगा, पूरी ताकत लड़ाऊंगा और पूरा प्रयत्न करूंगा कि अपने साथियों का जो विचार कहीं न कहीं उस पार्टी के प्रति था जिसको मैं छोड़ रहा हूं, और जिस पार्टी के साथ जुड़ रहा हूं, सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में था, आज मैं कांग्रेस के साथ जुड़ रहा हूं, तो वो सब कांग्रेस के साथ दे। और मुझे लगता है कि सालों साल इस गढ़ को बनाने में मेरे पिताजी का विशिष्ट योगदान रहा, उनसे असंख्य लोग जुड़े हुए, वो सब कहीं मेरी आवाज से सुनकर आज उस विचारधारा को अंगीकार कर लिया। भैया कितना असर मध्य प्रदेश में आपके कांग्रेस में जाने से होगा, और भाजपा और क्या कितना नुकसान होने जा रहा है? चुनाव के परिणाम हम विपरीत परिस्थितियों में बदलते हुए देखेंगे? नहीं देखिए, मेरे पिताजी की बहुत बड़ी विरासत है। पूरा मध्य प्रदेश का ऐसा कोई गांव जहाँ 2000-3000 लोग रहते हैं, मैं तो मंदसौर जिले का, नीमच जिले का और रतलाम जिले का, शाजापुर जिले का, इसके अलावा कुछ जिलों में मैं मंत्री के नाते दौरे करे, कुछ जगह कमेटी के विधायक के सदस्य होने के नाते, कोई भी गांव ऐसा 2000-3000 जनसंख्या का नहीं है जहाँ जोशी जी नहीं है। उन लोग उदाहरण दे के बात करते थे कि यहाँ जोशी जी हमारे यहाँ ठहरे थे, यहाँ खाना खाया था, यहाँ बातचीत की थी, यहाँ ऐसा किया था। तो कोई भी गाँव ऐसा नहीं है। और मैं जानता हूँ कि जोशी जी के साथ जुड़ने वाले विचारधारा के लोग एक पारदर्शिता की राजनीति चाहते थे, खास करके कथनी करने में और आर्थिक मामले। लेकिन आज पराकाष्ठा हो रही है इन चीजों की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 3 साल से मिल रहा हूँ, कथनी और करनी का, बीडी शर्मा जी से मिल रहा हूँ, कथनी और करना का, संगठन के नेताओं से मिल रहा हूँ, कथनी और करनी का।
आर्थिक रूप से बातें हम करें तो हर जिले में आपको दिखेगा जिन लोगों का राज है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे कंस्ट्रक्शन माफिया हो, रोडों के हालात आप देखिए, 1 साल के अंदर रोड बन रही, पीछे से खुदती जा रही, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.